दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे पीआरएस वनडे एग्जाम पे। आज हम सब लोग जो वर्णमाला कर रहे थे उसकी नेक्स्ट क्लास करेंगे और लाजवाब तरीके से एक इस वाली क्लास या इसके एक बाद वाली क्लास में वर्णमाला को खत्म कर देंगे। आइए, तो हमारा जो जहां तक हम कर चुके थे उसके आगे करते हैं। तो वहां से अब कुछ चीजें हैं, पॉइंट करके लिखिएगा। सबसे पहले है नुक्ता। क्या है? नुक्ता है। अब इस नुक्ता की कहानी को यहीं पे खत्म करते हैं। अब नुक्ता में चलते हैं और बताते हैं। चलिए, तो नुक्ता में क्या होता है? नुक्ता में होता है का। क्या होता है? का। और होता है खा और गा, उसके बाद घा और का, खा, गा, घा भी होता है, नहीं होता। उसका गा के बाद होता है जा। क्या होता है? जा होता है, जा। और होता है फा। क्या होता है? जा और फा। ये पांच जो वर्ण होते हैं इसे नुक्ता कहा जाता है। ये पांच वर्ण नुक्ता में आते हैं। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये अरबी फारसी के ये कैसे वर्ड होते हैं? तो ये जो वर्ण होते हैं ये अरबी फारसी के वर्ण होते हैं। लिख लेना, अरबी आबलिक फारसी, थोड़ा अरबी आबलिक फारसी। अरबी फारसी के शब्दों में ये प्रयोग होते हैं। कहां पे प्रयोग होते हैं? अरबी फारसी के शब्दों में इनका प्रयोग होता है। कहां प्रयोग होता है? अरबी फारसी के शब्दों में इनका प्रयोग होता है। जो नई विकसित ध्वनियां हैं इन्हीं को कहते हैं। जो नई विकसित ध्वनियां हैं इन्हीं को कहते हैं। यही नई विकसित ध्वनियां कहलाती हैं। तो यहां से लिख सकते हैं नई विकसित ध्वनियां, 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 नई विकसित ध्वनियां इन्हीं को कहा गया है। इन्हीं को कहा गया है। नई विकसित ध्वनियां इन्हीं को कहा गया है। इन्हीं को कौन सी ध्वनियां कहा गया है? इन्हीं को नई विकसित ध्वनियां कहा गया है। और इनका सबसे पहले जो है इनको सबसे पहले जो है इनको कौन नई विकसित ध्वनियां कहा है? तो इनको लिखिए, इनको नई विकसित ध्वनियां, इनको सबसे पहले नई विकसित ध्वनियां, नई विकसित ध्वनियां, इनको सबसे पहले नई विकसित ध्वनियां जो कहा है उनका नाम है। इनको जो सबसे पहले नई विकसित ध्वनियां जिन्होंने कहा उनका नाम है, इनको जो सबसे पहले नई विकसित ध्वनियां कहा उनका नाम है राजा। क्या नाम है? नाम को चेंज करते हैं, दूसरे कलर से लिखते हैं। कलर चेंज कर लीजिए। इनको जो सबसे पहले नई विकसित ध्वनियां कहा उन्होंने कहा राजा। कौन कहा? राजा शिव प्रसाद। राजा शिव प्रसाद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। कौन? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी ने इन्हें नई विकसित ध्वनियां कहा है। कौन सी विकसित? नई विकसित ध्वनियां कहा है। बोलो, बात समझ में आई? नई विकसित ध्वनियां कहा है। कौन कहा है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इन्हें नई विकसित ध्वनियां कहा है। कौन? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इन्हें नई विकसित ध्वनियां कहा है। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? आई समझ में? और जो इसमें होता है का, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आइए, नेक्स्ट पेज पे हम सब लोग चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आइए, इसमें जो हमने नुक्ता में जो हमने नुक्ता में बताया है कि जो हमारे पास 5 वर्ण होते हैं। आइए देखते हैं पांचों वर्णों को एक बार फिर से। कौन होता है? का, खा, गा, घा। बताइए, घा होता है? नहीं होता। क्या होता है? जा और फा। का, खा, गा, जा और फा। तो जो ये का, खा और गा है, जो ये का, खा और गा है, ये जिह्वा के मूल से उच्चारण होते हैं। कहां से? जो ये का, फा, का, खा और जा हैं, ये जिह्वा के, लिखिए, जिह्वा के मूल से उच्चरित या उच्चारण होते हैं। उच्चरित होते
हैं। कहां से उच्चरित होते हैं? जिह्वा के मूल से उच्चरित होते हैं। और जो ये जा है, कौन सा जा, जो ये जा है, ये जा जो है ये दंत से उच्चरित होता है, जहां से दंत से उच्चरित होता है, इसलिए इन्हें जो है दंत कहा जाता है। और फा को जो कहा गया है, अभी हम फा के बारे में आपको एक्सटर्नल कुछ बताते हैं। फा के बारे में अभी हम आपको एक्सटर्नल कुछ बताते हैं और इसके आगे चलते हैं दूसरे पेज पे। अब फा के बारे में जान लीजिए। जैसे मान लीजिए यहां पे लिखते हैं, दो कॉलम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दो कॉलम। यहां पे मान लीजिए कॉलम बनाते हैं, इधर डाल लीजिए हिंदी के शब्द। कौन से शब्द? यहां डाल लीजिए हिंदी के शब्द। कौन से शब्द? हिंदी के, हिंदी शब्द। यहां डाल लीजिए उर्दू शब्द। कौन से शब्द? उर्दू के शब्द। अभी आपको हिंदी के शब्द और उर्दू के शब्द में अंतर दिखेगा। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया कफ। क्या लिख दिया? कफ। अब जो हिंदी के शब्द में कफ है उसको ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहां पे उसमें वो नहीं होता। क्या नहीं होता? इसमें वहां पे जो है ये नहीं होता। देखिए ये नहीं होता, इसको क्या कहते हैं? नुक्ता। यह नहीं होता, नुक्ता वाला जो बिंदु होता है वो नहीं होता। और कफ का हिंदी में जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है बलगम। क्या होता है? बलगम। हिंदी में जो कफ का मतलब होता है उसका मतलब होता है बलगम। और जो उर्दू में कफ होता है, उर्दू में पेन चेंज कर लें, जो उर्दू में कफ होता है, जो उर्दू में आपका कफ होता है, कफ का और फा, यहां पे लगता है नुक्ता और इसको कहते हैं बटन। क्या कहते हैं? बटन। क्या कहते हैं? बटन का हिस्सा। क्या कहते हैं? बटन का हिस्सा कहते हैं। अब देखिए दोनों का है कफी, एक का मतलब है बलगम और एक का मतलब है बटन का हिस्सा। दूसरा एक वर्ड आपको एग्जांपल के रूप में दिखाते हैं। दूसरा वर्ड है हमारे पास, दूसरा वर्ड है हमारे पास खाना। क्या होता है? खाना। अब खाने का मतलब हिंदी में है भोजन। क्या है? भोजन। क्या है? भोजन। और जो उर्दू में खाना होता है, जो उर्दू में खाना होता है, यहां पे नुक्ता लगा रहता है, उसका मतलब होता है डिब्बा। क्या होता है? डिब्बा। उसका मतलब क्या होता है? डिब्बा होता है, या बहुत सारे लोग कमरा भी कह देते हैं, क्योंकि वो डिब्बे के आकार का होता है तो उसे कमरा भी कहा जाता है। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई? बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अब इसको देखिए, इसको बहुत सारे लोग क्या कह देते हैं, जो का, खा और गा होता है, इसको बहुत सारे लोग कह देते हैं जिह्वा मूल्य। क्या कह देते हैं? यहां से लिखते हैं इसे, इसीलिए, इसलिए अल जिह्वा, अल जिह्वा, अल जिह्वा या जिह्वा मूल्य भी कहा जाता है। जिह्वा मूल्य भी, जिह्वा मूल्य भी कहा जाता है। कहा जाता है। किसको कहा जाता है? का, खा और गा को, जो नुक्ता वाले होते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है प्राणत्व के आधार पर। हेडिंग डाल लीजिए, प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। किसके आधार पर? लिखिए प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, अच्छे से लिखते हैं। आइए, प्राणत्व के आधार पर क्या है? प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर, के आधार पर व्यंजनों का, व्यंजनों का वर्गीकरण। प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हम सब लोग सीखते हैं। व्यंजन को थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, व्यंजन को थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। ये प्राणत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण यहां पे है। किसके आधार पर? प्राणत्व के आधार पर। आइए यहां पे लिखें इसको अच्छे से, व्यंजन को देखिए। व्यंजन को लिख लेंगे ऐसे, व्यंजन। क्या? व्यंजन। अब इसको यहां से उठा के और यहां रख देंगे, तो ये हो जाएगा प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। चलिए इनको हेडिंग बनाते हैं और अच्छे से लिखते हैं। अब प्राणत्व के आधार पर व्यंजन दो प्रकार से बांटे गए हैं। अगर आपको पता है तो जानिए, नहीं पता है तो सीखिए। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन को कितने प्रकार से बांटा गया है? दो प्रकार से। पहला प्रकार है अल्प प्राण। क्या है? अल्प प्राण। और दूसरा है महाप्राण। क्या है? महाप्राण। पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। चलिए देखते हैं।
इसमें क्या करेंगे, हम वर्गीय व्यंजन को लिख लेंगे। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और वर्गीय व्यंजन को सबसे पहले लिख लेते हैं। वर्गीय व्यंजन को हम सब लोग फटाफट लिख लेंगे। क्या है? का, खा, गा, घा और अंगा, चा, छा, जा, झा और इया, टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। फिर है ता, था, दा, धा और न। फिर पा, फा, बा, भा और मा। ये हमारा 5 कॉलम और 5 रो बन जाता है, ठीक है ना। तो इसको नामकरण कर देते हैं इसका। आइए पेन चेंज करिए। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ और ये है फिफ्थ। क्या है? फिफ्थ। अब हम सब लोग अच्छे से अल्पप्राण और महाप्राण की डिफिनीशन लिखते हैं और उसके बाद लाजवाब तरीके से आपको बताते हैं कि कौन सा वर्ग इसमें अल्पप्राण है और कौन सा वर्ग महाप्राण है। चलिए तो हेडिंग डाल लीजिए अल्प प्राण व्यंजन। कौन से व्यंजन? अल्प प्राण व्यंजन। इधर डालिए अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन। इसके बारे में हम सब लोग अच्छे से बढ़िया से नोट्स तैयार करते हुए लिखते चलेंगे। चलिए अल्प प्राण व्यंजन के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं, आइए देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो अल्प प्राण व्यंजन जो होंगे जिसके उच्चारण में कम श्वास खर्च होती है उसे कहते हैं अल्प प्राण, या कम प्राण वायु की आवश्यकता होती है उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट रो होगी वो, थर्ड रो होगी वो और फिफ्थ वाली, और जितने अंतस्थ व्यंजन हैं वो सारे व्यंजन प्लस अंगा और प्लस सभी स्वर, तो इनकी टोटल संख्या हो जाती है, कुल संख्या इनकी हो जाती है 31। कितनी हो जाती है? 31। कैसे 31 हो जाती है? 1 2 3, तो 5 3 जा 15 ये हो गए। 4 अंतस्थ 15 और 4 19 और एक ये 20 और 11 स्वर, 20 और 11 31 ये हो जाएगी। इस महाप्राण व्यंजन के बारे में देख लीजिए, जिसके उच्चारण में श्वास ज्यादा खर्च होती है, जिसके उच्चारण में श्वास ज्यादा खर्च होती है। अब ये सेकंड और फोर्थ ये हो जाएंगे, तो 5 2 जा 10, एक उच्छित, 10 और 1 11, और उस देखिए यहां पे ये हो जाएगा उच्छित, तो 11 और उसमें व्यंजन जितने होंगे सा सा साहा, तो 10 और 1 11 और 4 10 और 1 11 और 4 15, तो इनकी कुल संख्या जो होती है वो 15 हो जाती है। इनकी कुल संख्या कितनी हो जाती है? 15। इनकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 15 इनकी कुल संख्या हो जाएगी। तो बताइए अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर आया है तो वीडियो को एक बार लाइक करें। चलिए इसके आगे चलते हैं हम सब लोग, आइए देखते हैं।